आप सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि एटीपी से हमें ये तो पता चल गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी 38 एटीपी फॉर्म होती हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी फॉर्म होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक एटीपी को ब्रेक किया जाए तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? कितने किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी उसमें से? चलिए हम बात करते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए और इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप देखते रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस। दिस इज राधा रानी। अब स्टार्ट करते हैं एटीपी के बारे में। आखिर एटीपी होती क्या है? एटीपी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी उसमें फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? 3 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए फॉस्फेट के। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। और जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो लिंकेज है, वो लिंकेज है, अगर वो ब्रेक होता है तो उससे हमें कितनी एनर्जी रिलीज मिलती है? कितनी एनर्जी मिलती है हमें? एक एटीपी के मॉलिक्यूल से ब्रेक होने से हमें मिलती है 30.5 किलो जूल। कितनी? 30.5 किलो जूल एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कितनी एनर्जी मिलती है। ये फिक्स्ड अमाउंट होती है, 30.5 किलो जूल मिलती है। अब हम पूरा ये प्रोसेस देख लेते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ कहाँ किस तरह से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज में। और जब उसका ब्रेक डाउन होता है इन साइटोप्लाज्म, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है इसका? साइटोप्लाज्म, यानी जो सेल का लिक्विड मटेरियल होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें इसका ब्रेक डाउन होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट में। किस में कन्वर्ट हो गया? पायरूवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। पायरूवेट कैसा है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, अब ये प्रोसेस थी साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो ये है यीस्ट में हो रहा है। यानी किस में हो रहा है? यीस्ट में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे ये कैसा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्या क्या बना? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और ये जो इथेनॉल है 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ अल्कोहल फॉर्म होता है, तो वहाँ यीस्ट का प्रोडक्शन किया जाता है और यीस्ट से फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बनाई जाती है। क्या किया जाता है? यीस्ट का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। अब बात आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी वैसे तो ऑक्सीजन रहती है लेकिन उस टाइम पे कमी हो गई। यानी वैसे तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन होती है लेकिन उस टाइम पे कमी हो गई। जिस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब कौन सा होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये हमारी मसल्स में होता है और इसमें बनता क्या है? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और जब इस लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है हमारी मसल्स में, तो ये हमारी मसल्स में पेन क्रैम्प्स क्रिएट करता है। ठीक है, क्या करता है? पेन क्रैम्प्स। आपने देखा होगा बहुत दिनों तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की और एक दिन आपको लगा कि आज मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, आज मुझे फिट होना है, योगा करना है, और सब लोग फिट हो रहे हैं, तो उनको देख के आपको इंस्पिरेशन मिली और आपने कहा कि आज मुझे योगा स्टार्ट करना है या आज मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। और आज ही आपने पहले ही दिन वेगरस एक्सरसाइज कर लिए, तो कल आप देखोगे कि आपके हाथ पैरों में मसल्स में इतना पेन होगा, दूसरे दिन आपका मन ही नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एकदम वेगरस एक्सरसाइज की, तो उसकी वजह से आपकी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या फॉर्म हो गया? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होते ही आपकी मसल्स में क्रैम्प्स, पेन होने लगा। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर एक्सरसाइज शुरू करनी है
तो आपको बहुत मिनिमल एक्सरसाइज शुरू करनी है, यानी धीरे 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 करके एक्सरसाइज को बढ़ाना है। एकदम से 1 घंटे 2 घंटे नहीं करनी है, आपको स्टार्ट करना है 5-10 मिनट से और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, ठीक है। एकदम से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। चलिए, ये तो होगी जनरल नॉलेज की बात। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो क्या बनता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ एनर्जी फॉर्म हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन में बताया था कि प्लांट की लीफ में क्या बनता है, फूड का प्रिपरेशन होता है, इसीलिए उसको लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। इसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, तो इसको क्या कहा जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नहीं पता तो वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन में क्या हुआ, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि एनर्जी कितनी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, 38 एटीपी बनता है, और इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे कैसे होता है। तो डायरेक्ट ग्लूकोज उसमें नहीं चेंज होता है, पहला स्टेप क्या होता है ग्लूकोज का, पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरूवेट फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, लैक ऑफ ऑक्सीजन की लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में रिलीज होता है। चलिए, अब मैं इसका आंसर दे ही देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस। आपने देखा है जहाँ जनरेटर वगैरह और बहुत सारे वो रखे रहते हैं, उसको पावर हाउस बोला जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट बनाई जाती है, यानी बिजली बनाई जाती है, पावर हाउस बोला जाता है ना। इसी तरह से हमारे एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो पावर हाउस पता चल गया सेल का कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, तो हर एक सेल में ये एनर्जी बनती है, ठीक है। अब ये एनर्जी बन गई और ये एनर्जी रिलीज होती है, और ये किस किस काम में आती है आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये हमारे ग्रोथ में काम आती है, सेल रिपेयर में काम आती है, सेल फॉर्मेशन में काम आती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आती है, सेल डिवीजन में काम आती है। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के, उन सारे फंक्शंस के लिए ये एनर्जी यूज की जाती है, ठीक है। इंस्टेंट इसका यूज किया जाता है, और यूज कैसे होती है, एटीपी होती है जो एटीपी, उसका ब्रेक डाउन होता है, एटीपी ब्रेक होती है और उससे एनर्जी निकलती है, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि भाई प्लांट्स में किस तरह से होता है ये रेस्पिरेशन, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, क्योंकि क्या होता है प्लांट्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा, क्योंकि अब प्लांट में तो नाक मुंह आँख ये नहीं है ना कुछ भी, किससे किससे लेंगे वो, तो उनके पास क्या होता है, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली की जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है, यानी आना और जाना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये प्रोसेस के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं उसे, डिफ्यूजन की प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू ये हमारी सेल के अंदर एंटर करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आती है। तो ये किस प्रोसेस से होती है, डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे और नीड ऑफ द प्लांट, यानी उस प्लांट की कितनी नीड है उसको, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये डिफ्यूजन की प्रोसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होती है, यानी अगर प्लांट में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की
अवेलेबिलिटी कम है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, प्लांट के अंदर जाएगी, यानी सेल्स के अंदर जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगी। और अगर अंदर स्टोमेटा के अंदर और अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, तो वो फिर उसको रिलीज करेगा इन्वायरमेंट में थ्रू द डिफ्यूजन की प्रोसेस। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ये जो सेल के अंदर डिफ्यूज होती है, ये भी डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही होती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, ये भी हमारे अंदर जाती हैं लंग्स में, लंग्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा डिटेल हम देखेंगे, पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको स्ट्रक्चर को जानेंगे और किस तरह से ऑक्सीजन इन होती है, आउट होती है, तो उसको पूरा प्रोसेस जानेंगे। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। Thanks for watching.